नमस्कार। आज एमकॉम की कक्षा में मैं पुनः आपके पास सामने उपस्थित हूं एक नई यूनिट के नए टॉपिक के साथ। वैसे वर्चुअल क्लास से जो समय सारणी जारी की जाती है उसमें आज के लेक्चर का टॉपिक दिया हुआ है और वो है हमारा असेसमेंट ऑफ कंपनीज। अभी तक आपकी कक्षा में जो मेरे व्याख्यान हुए हैं वो हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म के कर निर्धारण में हैं, ये हो चुके हैं। और उसी तारतम्य में आज ये तीसरा चैप्टर है असेसमेंट ऑफ कंपनीज। मैं फिर भी आप लोगों को अपना परिचय देना चाहूँगा अपनी बात रखने के पहले। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार भारल और मैं उज्जैन के कालिदास गर्ल्स कॉलेज में एज ए प्रोफेसर कार्य कर रहा हूं। चलिए हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। यदि हम आयकर के अंदर निगमी करारोपण की बात करें तो इसमें कंपनी करारोपण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सरकार को जो सबसे ज्यादा राजस्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से प्राप्त होता है वो कंपनी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आयकर अधिनियम में व्यक्ति शब्द में कंपनी भी समाहित है। कंपनी करारोपण की खास बात यह है कि कंपनियों पर लगने वाले आयकर को हम निगम कर या कारपोरेट टैक्स कहते हैं। आयकर अधिनियम में कंपनी शब्द को व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है। इसमें सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, समामेलित निगम, वैधानिक निगम या राज्य सरकार की या ऐसी राज्य सरकारें भी आती हैं जो व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें भी कंपनी करदाता के रूप में कर का भुगतान करना होता है। लेकिन इस अधिनियम में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को अलग अलग कंपनी माना गया है। सर्वाधिक राजस्व, जैसे मैंने आपसे बात की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सरकार के पास एक्साइज के रूप में सर्वाधिक कर जो है वो कंपनियां देती हैं। हर करदाता की तरह हम निवास स्थान का अध्ययन करते हैं। हर करदाता का निवास स्थान होता है, उसी तरीके से कंपनी का भी निवास स्थान है और निवास स्थान के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की मानी जाती हैं, एक निवासी कंपनी और दूसरा अनिवासी कंपनी। निवासी कंपनी ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो एक भारतीय कंपनी है अथवा जिसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में स्थित है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट कंपनियां कौन सी हो जाएंगी, जो कंपनियां भारतीय कंपनी नहीं हैं अथवा जिन कंपनियों का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में स्थित नहीं है, वो क्या मानी जाएंगी, अनिवासी कंपनियां मानी जाएंगी। कंपनियों पर करारोपण के पहले हम संक्षेप में समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। इनमें पहले आता है डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी। इन कंपनियों को हम देसी कंपनियां भी कहते हैं। घरेलू कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो भारतीय कंपनी है अथवा ऐसी कंपनी जिसने भारत में रहते हुए अपना कारोबार किया है और कारोबार के आधार पर अर्जित लाभ को
लाभांश के रूप में वितरित करने के जो नियम हैं वो आयकर अधिनियम या कंपनी अधिनियम के अनुसार स्थापित किए हुए हैं, वो क्या मानी जाएगी? एक घरेलू कंपनी मानी जाएगी। दूसरा है भारतीय कंपनी, इंडियन कंपनी, और तीसरा है विदेशी कंपनी। भारतीय कंपनी यानी जिसके पंजीयन या निर्माण कंपनी अधिनियम के अनुसार हुआ है, वो क्या कहलाएगी? भारतीय कंपनी। आपका एक सेपरेट पेपर भी है, कंपनी विधि एवं सचिवी पद्धति, उसके अंदर आपने इसे विस्तार से पढ़ा होगा कि किस प्रकार से कंपनियों का पंजीयन होता है, वो कहलाती है भारतीय कंपनियां। और विदेशी कंपनी जिसका पंजीयन कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार नहीं हुआ है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं जिसका पंजीयन विदेश में स्थित किसी देश के अंदर हुआ, वो क्या कहलाएगी? विदेशी कंपनी। लेकिन परिभाषा में स्पष्ट है, एक ऐसी कंपनी जो भारतीय कंपनी नहीं है, वो क्या मानी जाएगी? विदेशी कंपनी। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसके अंदर सरकारी कंपनियां या सरकार के द्वारा स्थापित वैधानिक निगम आते हैं। नेक्स्ट है निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। आप सब लोगों को, आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, मालूम होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी कौन सी कहलाती है? जो अपने सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध लगाती हैं। प्रतिबंध मतलब एक निश्चित सीमा, और जो कितनी है? वो 50, यानी जिसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50। जो जनता से अंशों अथवा ऋण पत्रों के माध्यम से धन एकत्रित नहीं करती हैं, और जिनके अंशों का एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, यानी जो ये प्रतिबंध हैं जो जिन कंपनियों पर लागू होते हैं, वो कंपनियां क्या कहलाएंगी? निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी, विनियोग कंपनी। अभी हम आगे जाकर के देखेंगे कि कंपनी के आय के साधन कौन कौन से हैं। यदि किसी कंपनी की कुल आय में मकान संपत्ति से आय शीर्षक, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय शीर्षक का योगदान अधिक है, या सामान्यतः उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इन हेड के अंदर आते हैं, वो क्या कहलाएंगी? इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगला इसी क्रम में आता है ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनी। व्यापारिक कंपनियां विनियोग कंपनी के बिल्कुल अलग या उनके विपरीत। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने क्या बताया कि जो आय के साधन हैं उनमें मकान संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन क्या है? अधिक रहता है। ट्रेडिंग कंपनी के अंदर जिन कंपनियों के आय में, जिन कंपनियों की कुल आय में 51% या इससे अधिक का भाग लाभ का व्यापार एवं पैसे शीर्षक के अंतर्गत आता है, वो क्या मानी जाती हैं? ट्रेडिंग कंपनियां। और इसी क्रम में लास्ट है विशेष कंपनियां, स्पेशल कंपनीज। विशेष कंपनियों के अंतर्गत हम किन्हें शामिल करते हैं? ऐसी कंपनियां जो कृषि जन्य उत्पादों को भी करती हैं और बाद में उस उपज का प्रोसेसिंग करके उनकी इनकम में ट्रेडिंग इनकम भी शामिल रहती है, वो क्या मानी जाती हैं? स्पेशल कंपनीज। इनमें हम किनको लेते हैं? मुख्य रूप से शुगर मिल, चाय कॉफी, रबड़। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जो चीनी मिल हैं वो गन्ने की उपज भी स्वयं पैदा करती हैं, क्योंकि अपने प्रोडक्शन के लिए टोटली वो फार्मर्स के ऊपर या सप्लायर के ऊपर आश्रित नहीं रहती हैं, खुद का कृषि का काम भी करती हैं। इसलिए आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि इनकी सर्टेन जो आय का सर्टेन पार्ट हम क्या मानते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम, और सर्टेन पार्ट क्या मानते हैं? ट्रेडिंग इनकम। जैसा अगर हम चाय और कॉफी की बात करें तो 60 और 40 का रेशो दिया है। 60% कृषि आय
और 40% व्यापारिक आय। ऐसी कंपनियां जो रबड़ के उत्पादन में लगी हुई, उनका क्या 65 और 35% का ये रेशो है। तो ये कहलाती हैं आयकर की दृष्टि से विशिष्ट कंपनियां। चलिए, ये तो करारोपण को समझने के पहले हमने देखा कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। अब हम आते हैं अपने असली मकसद पर, जिसका हमें अध्ययन करना है। वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ कंपनीज। कंपनी कर निर्धारण के मुख्य बिंदु, इनको हमने 3 या 4 शीर्षकों के अंदर डिवाइड किया है, जिनका हमें सवाल हल करते समय ध्यान में रखना होगा। पहला, अन्य करदाताओं की तरह कंपनी करदाता की भी सकल कुल आय की गणना की जाएगी। हमने व्यक्ति करदाता में देखा कि एक व्यक्ति करदाता जितने भी प्रकार से आय कमाता है या अर्जित कर सकता है, इसके टोटल 5 हेड होते हैं। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कंपनी के लिए कितने हेड हैं? टोटल 4 हेड हैं, जिनसे कंपनी को आय हो सकती है। पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा है बिजनेस और प्रोफेशन, तीसरा है कैपिटल गेन, और चौथा क्या है? अदर सोर्सेस। ऊपर के जो तीनों शीर्षक हैं, इनकी ये शीर्षक क्या है? विशिष्ट हैं। इनमें इनसे संबंधित आय ही आती है। और जो चौथा आपका शीर्षक है वो गैर विशिष्ट है, लेकिन उसकी परिभाषा बिल्कुल स्पेसिफिक है। क्या परिभाषा है? ऐसी कोई आय जो प्रथम शीर्षकों के अंतर्गत नहीं आ रही है, वो कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे पिछले लेक्चर्स, जब हमने एचयूएफ और फर्म की गणना की थी और उसके हमने कुछ प्रश्न भी किए थे, वहां पर भी आए थे। एक बार संक्षेप में मैं आपको उनका पुनः रिवीजन करना उचित समझता हूं, पर्टिकुलर असेसमेंट ऑफ कंपनीज के संबंध में। जैसा पहला हेड है उनका हाउस प्रॉपर्टी। इसमें क्या आएगा? यदि कंपनी किसी मकान का ऑनर है और उसने उसे बाह्य पक्ष को, यानी थर्ड पार्टी को मकान किराए पर उठाया है और उससे आय हो रही है, तो वो कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब आपको यहां पर यह बात ध्यान में रखनी है कि कंपनी सामान्यतः अपने कर्मचारियों को क्वार्टर्स उपलब्ध कराती है। वो निःशुल्क हो सकते हैं, रेंट पर हो सकते हैं, या कंसेशनल रेंट पर हो सकते हैं, कि जो उनकी वास्तव में उनका मूल्य है उससे कम लिया जाए। मान लीजिए कि मार्केट के अंदर 2000 रुपए किराए पर उठ सकता था, कंपनी अपने कर्मचारी के कारण उससे केवल 1200 रुपए ले रही है। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने व्यवसाय संचालन में सुविधा के लिए कुछ मकान पुलिस को पुलिस स्टेशन बनाने के लिए, बैंक को बैंक प्रीमाइसेस के लिए, या स्मूथ कंडक्ट के लिए पोस्ट ऑफिस को भी अपने मकान दे सकती है, और इनके बदले में किराया कंपनी को प्राप्त होगा, होता ही है। आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि ऐसा किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम में नहीं आएगा। तो फिर कहां जाएगा वो? आय तो है, और आयकर ये बोलता है यदि आपकी आय है तो कर लगना चाहिए। कर लगाना तो आप उसे ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल कीजिए। तो फिर ऐसी आय कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर जाएगी। और ऐसी आय को प्राप्त करने के लिए जो व्यय किए गए हैं, वो व्यय भी इसमें से ही माइनस होंगे। तो कंपनी के संबंध में आपको इस बात का ध्यान में रखने का है। व्यापार अथवा पैसे से आए, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इसके आप टोटल 3 हेड बना लें, कि हर कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसके प्रॉफिट को आप आधार माने। कंपनी के डेबिट साइड की जो मद है उनका आप सत्यापन करें। उसमें यदि कुछ ऐसे व्यय हैं जो डिसअलाउड नेचर के हैं, जिनकी व्याख्या बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक के अंतर्गत अलग अलग वर्गों में की है, उन सब प्रोविजंस को हमें एट ए ग्लांस ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उनके आधार पर देखें, स्वीकृत व्यय हैं, कंपनी ने घटाए हैं, ठीक घटाए हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यय है जो डिसअलाउड नेचर का है, कंपनी ने घटा दिया है, तो आप क्या करेंगे? उसे वापस जोड़ेंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको यह देखना है डेबिट साइड देख करके लाभ हानि खाते की, कि जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हैं उन्हें आप क्या करेंगे? वापस जोड़ देंगे।
क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हम एग्जैक्ट या सही सही कंपनी के लाभ हानि का पता लगाना चाहते हैं। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर कम करने से प्रॉफिट क्या हुआ है? कम हो गया है, उसे हम क्या करेंगे? वापस जोड़ देंगे। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्वीकृत व्यय हो, अलाउड एक्सपेंडिचर हो और कंपनी उन्हें घटाना भूल गई हो, करदाता उन्हें घटाना भूल गया, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और तीसरा कि हर हेड के आय की गणना करने के उस हेड में नियम दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मकान को किराए पर उठाने से आय है और उस किराए को कहां जाना चाहिए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में, और उसे वो शामिल करता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। तो जो नियम कैपिटल गेन में लगना चाहिए वो नहीं लग पाएंगे, और जो नियम हाउस प्रॉपर्टी में रख दिए वो उसमें लगेंगे नहीं। तो आय को सही शीर्षक में दिखाना आवश्यक है। तो जो ऐसी आय है जो अन्य शीर्षकों से संबंधित है उसे भी हम माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? कंपनी की व्यापार और पैसे की आय आ जाएगी। आगे हम जब जाके सवाल करेंगे तो इसे विस्तार से देखेंगे। पूंजी लाभ के बारे में आपको मालूम है कि दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन, कि जब करदाता ने उस संपत्ति को बेचा तो कितने महीनों तक, कितनी अवधि तक वो उसके पास रही, है ना। 36 माह या इससे कम है तो अल्पकालीन कहलाएगा। शेयर सिक्योरिटी के संबंध में 36 माह के स्थान पे क्या देखना हमको? 12 महीने। और इससे अधिक उसके पास रहा, उसके बाद बेचा तो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन निकालने का फार्मूला बहुत सिंपल है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट। तो क्या जाएगा आपका? कैपिटल गेन इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन यदि वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन है तो इससे काम नहीं चलेगा कि आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट कम कर दें। हमें क्या निकालना पड़ेगा उसके साथ? सूचकांकित लागत, CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो 1 अप्रैल 81 से दिए हुए हैं। और गत वर्ष 2013-14 का कितना है? वो 939। इन्हें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है कि जिस वर्ष में संपत्ति बेची गई है उस वर्ष के CII का आप क्या करेंगे? गुणा, और जिस वर्ष में उसे प्राप्त किया गया था उसका आप क्या देंगे? भाग। जैसा मान लीजिए कि गत वर्ष में कोई संपत्ति बेची है, तो जो उसकी कास्ट है उसको आप 939 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसे कब खरीदा था? 84-85 में। तो आप देखेंगे 84-85 का इंडेक्स कितना है, उससे क्या करेंगे? आप भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? सूचकांकित लागत। अब सवाल ये आता है कि जब आप किताब के अंदर CII देखेंगे तो वो कब से हैं? 81-82 से हैं। हो सकता है किसी करदाता के पास, या हम कंपनी करदाता की बात कर रहे हैं, तो कंपनी करदाता के पास वो 81 से पहले की हो। तो फिर हम क्या करेंगे उसके अंदर? तो आप दोनों चीजें देखें कि 1981 के पहले उसकी कॉस्ट कितनी थी, और कहीं ना कहीं आपको 1 अप्रैल 81 का क्या दिया होगा? उसका बाजार मूल्य भी दिया होगा कि 1 अप्रैल 81 को उसका बाजार मूल्य कितना था। इन दोनों में जो वैल्यू अधिक है उससे आप क्या करेंगे? उसका इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स निकाल करके उसकी लागत निकाल लेंगे। अन्य साधनों से आए, इसमें मुख्यतः विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश, प्रतिभूतियों पर ब्याज, रॉयल्टी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ये सारी जो आय हैं वो किसमें आती हैं? अदर सोर्सेस में। तो असेसमेंट ऑफ कंपनीज का जो पहला अपना मुख्य बिंदु है वो क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। और हम देखते हैं कि दूसरी बात क्या ध्यान में रखने की है? डिडक्शंस। इन डिडक्शंस को हम कम करेंगे तो क्या आएगी फिर? वो टोटल इनकम। मैंने आपको बताया, ये आप सबको मालूम भी है कि टोटल जो डिडक्शंस हैं आयकर अधिनियम के अंदर प्रोवाइड किए गए करदाताओं वो कितना है? फ्रॉम 80C से 80U तक। लेकिन जरूरी नहीं कि हर करदाता को हर डिडक्शंस मिलना चाहिए। करदाता की श्रेणी के हिसाब से डिडक्शंस क्या है? स्वीकृत किए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कंपनी करदाता की कुल आय की गणना कर रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक कंपनी करदाता को कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं, उसकी पात्रता की शर्तें क्या हैं और उसकी अधिकतम सीमा कितनी है। जैसे इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये जो मेरे पिछले 2 लेक्चर हुए हैं 80G के बारे में, वो उनमें कॉमन थी आपकी ये कि सर्टेन जो डोनेशंस हैं और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो दान दिया गया उस पर हम 80G की कटौती देते हैं।
दान के बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक की विदाउट लिमिट है, एक की विथ लिमिट है। जिसकी विथ लिमिट है उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्वालिफाइंग अमाउंट, और इनके रेट अलग अलग हैं, 100% और 50%। जब हम सवाल करेंगे तो उसके साथ ये चीजें स्पष्ट होंगी। दूसरी डिडक्शन है वो क्या है, ATGGB। ATGGB किसको देते हैं, यदि किसी कंपनी ने राजनीतिक दल को कोई चंदा दिया है या उनके कोष में अंशदान दिया है तो उसे क्या मिलेगी, ATGGB की कटौती। और वो कितनी है, दी गई दान की राशि पर @100%, 100% से कटौती। यस, ये थोड़ा सा आपको बहुत कॉन्शियसली देखना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA in respect of industrial undertaking profits engaged in infrastructure development। जो आपका आधारभूत संरचना के विकास में जो कंपनियां लगी हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 10 वर्षों तक, टोटल 15 वर्ष की समयावधि में 10 वर्षों तक @100% से क्या मिलती है, कंपनियों को लाभ के ऊपर कटौती मिलती है। लेकिन ये टेली कम्युनिकेशन के अंदर है तो उसमें क्या है, लाभ की दर कम है @50%। तो ATIA किसके लिए है और एक ATIB, ये देखें आपका स्क्रीन पे आ रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है, ATIB किसमें देते हैं हम, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सरकार चाहती है कि देश में हर जिले का, हर राज्य का संतुलित, बैलेंस्ड क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसे जिले सरकार ने आइडेंटिफाइड किए हैं जो वीकर हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से। तो वहां पर यदि कोई कंपनी अपनी यूनिट लगाती है तो उनको 100% से 10 सालों तक, तो वो जो थे ATIA क्या है, पहले से स्थापित, और ATIB क्या है, नए उपक्रम के लिए है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 25% से लेकर के 100% तक की कटौती है। ये भी हम सवाल के साथ ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। कई बार आपने देखा हो कि आपके एग्जाम के अंदर केवल ATIA और ATIB के ऊपर सवाल आता है, यानी थ्योरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल नहीं है। तो आपको उन सारी चीजों को बताना पड़ेगा कि ATIA के अंदर कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, उनके ऊपर टैक्स रिबेट की क्या दर है, और ATIB में कौन कौन से एंटरप्राइजेस सम्मिलित हैं। ये एक नई कटौती है जो आपने अभी फॉर्म और HUF के अंदर नहीं देखी है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और इसकी अधिकतम दर कितनी है, 5 लाख रुपए। जो पावर कंपनियां हैं जो वेस्ट के आधार पर जनरेट कर रही हैं, उनके लिए क्या है, ये कटौती दी गई है ATJJA, जिसकी अधिकतम, अगर उनके लाभों में इसके लाभ शामिल हैं तो अधिकतम कटौती कितनी है, 5 लाख रुपए। और एक लास्ट कटौती जो कंपनी करदाता को मिलती है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन @30% ऑफ एडिशनल वेजेस। चलिए 1 मिनट में रुकता हूं, इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बाकी कटौतियां तो आपके पास पुराने लेक्चर के अंदर नोट हैं। ये कंपनी करदाताओं के लिए है ATJJA और ATJJA। यस, ATJJA से आपको लगी रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन। सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। तो उन्होंने क्या कहा कि साहब इनको आप रोजगार दीजिए और हम अगले 3 वर्षों तक जितना आपने 100 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय अपने यहां नियुक्त किए हैं उनको दिए जाने वाले सैलरी या वेजेस का 30% क्या देंगे, रिबेट देंगे। क्लियर? इसमें 2-3 कंडीशंस हैं जब आप इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि अगले 2 वर्ष में क्या करना चाहिए, उन्हें 10% एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए।
एक उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन दी है। अगर मान लीजिए कि अगले साल उसने 10% कर्मचारियों की वृद्धि नहीं की तो फिर उसे दूसरे वर्ष ये 30% की कटौती नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ी डिटेल आपको देखने का है। मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका सेकंड एस्पेक्ट था टोटल इनकम। पहला हमने क्या देखा, ग्रॉस टोटल इनकम, कौन कौन से हेड आएंगे, संक्षेप में मैंने आपको उनके नियम बताए। दूसरा टोटल इनकम, आप सब कॉमर्स के अंदर इनकम टैक्स को पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन को आप पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि हम ग्रॉस टोटल इनकम में से करदाता को उनकी पात्रता के हिसाब से डिडक्शंस कम कर दे तो क्या आ जाती है, टोटल इनकम। और तीसरी स्टेप जो हमारी होती है वो है टैक्स ऑन टोटल इनकम। कि करदाता, जो मैंने आपको बताया है, कंपनियां अपनी आय पर जो कर देती हैं उसे अन्य करदाताओं की तरह आयकर नहीं बोलते। क्या कहते हैं उन्हें, कारपोरेट टैक्स, निगम कर। ये पूरा एक चार्ट है जिसे आप नोट कर लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखने से आपको लग रहा है कि इसके अंदर स्लैब नहीं है। ये सामने एक इंडिविजुअल के लिए देखा, एचयूएफ के लिए देखा कि सर्टेन सीमा तक या सर्टेन राशि क्या रहती थी, एग्जम्प्ट रहती थी, और इसके बाद जो टैक्स लगता था वो प्रोग्रेसिव रेट्स थी, घटते से बढ़ते क्रम में 10%, 20%, 30%। इसमें कंपनी, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस साल हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कारपोरेट टैक्स में बदलाव किए गए हैं, और उन्होंने इस चीज को दावा किया है कि वर्ल्ड के अंदर, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को हम देखें तो हमारे यहाँ कारपोरेट टैक्स की रेट क्या थी, ज्यादा थी, तो उसके समानांतर लेकर के आए हैं जो अगले 5 वर्षों के अंदर हो पाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किस कर निर्धारण वर्ष के लिए है। मैंने स्पष्ट लिखा है टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, नॉट फॉरेन कंपनीज। ये भी आपको ध्यान में रखना है, घरेलू कंपनी है, भारतीय कंपनियां है ना, विदेशी कंपनी हम आगे जाकर के देखेंगे। तो पहले आपको देखना है टैक्स रेट्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2014-2015। इन्हें ये जो रेट्स हैं पर्टिकुलर किसके लिए हैं, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए हैं, और पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर 2014-2015 के लिए हैं। 2014-15 मीन्स प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा इनका, 2013-14। इन्हें कंपनियां जिन्होंने 2013-14 में आय कमाई है उनके ऊपर ये हैं। क्या है, आप सबको मालूम है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना है, 20%। और बैलेंस इनकम, हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी अपनी कुल आय को 30% से कर देती है एट द रेट ऑफ 30% यदि उसकी आय में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल नहीं है। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए 5 लाख की उसकी इनकम है, 5 लाख में 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप पहले 1 लाख पे लगा दीजिए। कितना, 1 लाख पर एट द रेट ऑफ 20%। अब बचे कितने, वो कहलाएगी बैलेंस इनकम। 5 लाख माइनस 1 लाख, तो जो बैलेंस इनकम है वो कितनी है, 4 लाख, और इस पर एट द रेट ऑफ कितना लग जाएगा, 30% टैक्स। फिर आपको जोड़ना है सरचार्ज। सरचार्ज कंडीशनल है, और सरचार्ज की भी क्या देख रहे हैं आप, 2 रेट दी हुई हैं। एट द रेट ऑफ 5% इफ इनकम, यदि कंपनी की इनकम 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम है तो ऐसी कंपनियां अपनी आय पर जो कर निकला है 20 या 30% जो भी एप्लीकेबल हुआ उस पर 5% क्या देंगी, सरचार्ज। लेकिन यदि कंपनी की कुल आय 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज 5% से नहीं लगेगा, कितने से लगेगा, एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर। यदि कंपनी क्या 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज लगेगा क्या, सरचार्ज नहीं लगेगा। कब लगेगा, यदि आय 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम है तो 5% से, 10 करोड़ से अधिक है तो 10% से सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज जोड़ने के बाद फिर आपको क्या लगाना है, एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 3%। हर करदाता के लिए है ईसी एजुकेशन सेस, इसके लिए भी कितना है, एट द रेट ऑफ 3%।
अब एक ये नया नया आप देख रहे हो, ऊपर का मैं समझता हूं इतना आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप 2-3 करदाताओं का देख चुके हो और मैंने ही आपके लेक्चर लिए हैं, इसलिए आपको क्लियर है वो चीज, है ना, क्योंकि हमारे लेक्चर में 2-3-4 सवाल किए, उनमें चीजें आई हैं। ये नया टैक्स आ रहा है 16.995%। क्लियर आ रहा है ये? मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये 16.995% क्या है, ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। अगर एक भारतीय कंपनी है या घरेलू कंपनी है जिसने अपने अंशधारियों को भुगतान किया है, तो देखिए लाभांश की जो आय है वो क्या है, प्राप्त करने वाले एंड पर या प्राप्त करदाता को वो कर मुक्त है। और सरकार ने क्या किया पिछले 2-3-4 साल से, इसके पहले क्या था, आप केवल समझने के लिए समझें, इसके पहले क्या था कि जो व्यक्ति डिविडेंड प्राप्त करता था या जो करदाता डिविडेंड प्राप्त करता था उसे अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आय को शामिल करना पड़ता था। सरकार ने क्या करा, सारे करदाताओं को राहत दे दी और टैक्स किसके ऊपर लगा दिया, उस करदाता के ऊपर यानी उस कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड का भुगतान कर रही है, कि आप जितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना है दें, लेकिन उस पर जो टैक्स बनता है बजाय हम इतने सारे लोगों से वसूल करने के, जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है उस पर टैक्स वो खुद दे दे। तो ये जो टैक्स है वो क्या है, टैक्स ऑन डिविडेंड पेड। कंपनी ने जितना अमाउंट डिविडेंड का भुगतान किया है गत वर्ष में, ये आपको ध्यान में रखना, उस पर वो कितना कर देगी, 16.995%। तो क्या आ जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल। अब मैं आपको ये आगे एक्सप्लेन करता हूं कि 16.995% का ये आंकड़ा आया कैसे। ये देखें आप, सरकार ने जो कर लगाया वो कितना है, 15% से, कि कोई भी कंपनी जितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है 15% राजकोष के अंदर जमा करवा दे डिविडेंड टैक्स के रूप में। पर हमने कितना देखा है, 16.995%। कैसे आया, 15% पे उसे 10% सरचार्ज भी जोड़ना है और 3% से एजुकेशन सेस भी जोड़ना है। इन तीनों चीजों को आपको अलग अलग निकालना चाहिए। 3 चीजें कौन कौन सी, 3 बातें हैं, डिविडेंड टैक्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। क्लियर, वापस समझें आप, डिविडेंड टैक्स, सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। तो हमने क्या करा, बजाय 3 बार कैलकुलेशन करने के एक ही बार कैलकुलेशन कर लिया और उसके अंदर रेट कितनी निकलेगी, वो 16.995%। कैसे देख लें आप, मान लीजिए कोई कंपनी 100 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो 100 रुपए के डिविडेंड पे एट द रेट ऑफ 15% से टैक्स कितना बनेगा, 15 रुपए। क्लियर, 15 रुपए का 10% सरचार्ज कितना हुआ, 1.5 रुपए। आप देख रहे हैं ये 15 प्लस 1.5 कितना हो गया, 16.5, यानी 16.5 रुपए। और 16.5 रुपए के ऊपर आप 3% से एजुकेशन सेस जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.495, और इनको आप मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 16.995%। तो आपको ये 3 बार कैलकुलेशन ना करके एक भारतीय कंपनी ने जितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया उस पर वो 16.995% क्या दे देगी, डिविडेंड दे देगी। अब हम देखते हैं टैक्स रेट्स फॉर फॉरेन कंपनीज। विदेशी कंपनियों के लिए एकदम सरल, गत वर्ष के 13-14 की आय पर कर निर्धारण 14-15 एट द रेट ऑफ 40% ऑन टोटल इनकम, और उसमें इनको सरचार्ज है 2%। सरचार्ज जोड़ने के बाद 3% क्या कर देंगे आप, एजुकेशन सेस जोड़ देंगे। यहां विदेशी कंपनी को 2% सरचार्ज देना ही देना है। भारतीय कंपनियों कब देना है, यदि उसकी इनकम 1 करोड़ से अधिक है तो सरचार्ज देना है, 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी कंपनी को देना ही देना है। सरचार्ज जोड़ने के बाद जो आएगा वो 3% क्या देंगे, फिर वो एजुकेशन सेस। यस, तो ये अपना सवाल करने के पहले क्या है, सैद्धांतिक पक्ष, जो हमें सवाल हल करते समय ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रखना बल्कि हमें ये याद भी करना है। मैं समझता हूं आप लोग रेडी हैं सवाल करने के लिए। तो यह है आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल, यस नोट कर लें आप। एक कंपनी के लाभानी खाते ने 2,25,322 2,25,322
कितना प्रॉफिट बता रहा है वो? कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,25,322। क्लियर? और फिर आगे दिया आपको कि खातों की जांच में निम्न बातें प्रकट हुई हैं। देखते हैं, मैं समझता हूं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यस, पहला तथ्य, वर्ष का स्वीकृत हास अलाउड डेप्रिसिएशन कितना था? 24,000। लेकिन कंपनी ने अपने खातों में उसके लिए प्रोविजन कितना किया? 30,000 का किया। 30,000 रुपए का प्रोविजन किया कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दूसरा, कानूनी व्ययों में 8,000 रुपए ऐसे हैं जो प्रबंध संचालक के विरुद्ध चल रही कानूनी कार्रवाई से संबंधित हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा। जब मैंने अपनी पीपीटी सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब की तो आप देखते हैं थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर सिस्टम और यहाँ के सिस्टम में एक कुछ प्रॉब्लम के हैं, तकनीकी फॉल्ट का है, उसके कारण ये ऊपर नीचे हो रहा है। क्योंकि मैंने दूसरे कंप्यूटर पे इसको चला करके देखा तो ठीक आ रहा था वो। तो मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। सेकंड पॉइंट या सेकंड जो तथ्य वो क्या है? कानूनी व्ययों में 8,000 रुपए ऐसे हैं जो प्रबंध संचालक के विरुद्ध चल रही कानूनी कार्रवाई से संबंधित हैं। क्लियर? चलिए तीसरा पॉइंट देखें। तीसरा पॉइंट आपका थोड़ा सा ये मिल रहा है, मैं आपको देख के बताता हूं। लिखें आप, वेतन में 1,14,000 रुपए, 1,14,000। थर्ड पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लाइन थोड़ी मिक्स हो गई है। वेतन में 1,14,000 रुपए, 1,14,000 रुपए, रुपीज 1,14,000 ऐसे हैं जो मुख्य प्रबंधक के वेतन, बस यहां से क्लियर दिख रहा है आपको, जो मुख्य प्रबंधक के वेतन एवं सुविधाओं पर व्यय किए गए हैं। जब हम सवाल हल करेंगे तो जो सारे प्रोविजन देखें वो सारे काम में आएंगे आपके। चौथा पॉइंट, विज्ञापन में 5,000 रुपए पूंजीगत प्रकृति के हैं, कैपिटल नेचर। जैसे आपने कॉमर्स एडॉप्ट किया हो तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं। तो वो वाली रखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एडवर्टीजमेंट। यदि विज्ञापन ऐसा है जिसकी उपयोगिता व्यवसाय को 1 से अधिक वर्षों तक मिलेगी तो क्या कहलाता है? कैपिटल नेचर। नेक्स्ट, सामान्य व्ययों में प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान 8,000 रुपए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 8,000 और राजनीतिक दल को चंदा 7,000 रुपए शामिल है। यानी जो जब कंपनी के जनरल एक्सपेंडिचर देखे गए तो मालूम चला 15,000 की राशि है जो किससे संबंधित है? डोनेशन से संबंधित है। और किसमें इंक्लूड हो चुकी है? वो जनरल एक्सपेंसेस के अंदर। क्लियर? देखिए, मेरा आप लोगों से एक आग्रह यह है कि हम है ना बाद में नहीं पूछेंगे। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि यहां से, मेरे यहां से भी स्पीकर ऑन है। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप उसी वक्त पूछ लीजिएगा, है ना। तो आप आपके जो भी क्लास टीचर हैं या जो तकनीकी सहायक हैं उनसे माइक अपने पास मांग लीजिए। जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझसे प्रश्न कर सकता है ड्यूरिंग द क्वेश्चन। अपन लास्ट में वेट नहीं करेंगे कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें, कोई जिज्ञासा तो आप पूछें, है ना। न्यूमेरिकल के पेपर में अपने क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट की है? सवाल के साथ साथ क्वेश्चन आंसर। ओके, ठीक, नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ सकते हैं हम। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है
एक व्यावसायिक अनुबंध भंग की क्षतिपूर्ति 9,000 रुपए की दी गई। कंपनसेशन कितना है? 9,000। कंपनसेशन 9,000। नेक्स्ट पॉइंट है यात्रा व्ययों में 17,000 रुपए संचालक के पुत्र के इलाज के सम्मिलित हैं। संचालक के पुत्र, सन ऑफ डायरेक्टर, ₹17,000 संचालक के पुत्र के इलाज के सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश 20,000 रुपए जमा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में कितना है? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी ₹20,000। भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश 20,000 रुपए जमा है। नेक्स्ट, एक कर्मचारी को सेवा मुक्त करने की क्षतिपूर्ति 50,000, 50,000 रुपए, और ऐसा करना व्यापार के हित में था। है ना? देखिए, जब भर्ती होती है तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। कई बार बॉन्ड्स भरवाते हैं तो यहां ऐसा दिया है कि उसको हटाना जरूरी था व्यवसाय से, तो हटाने के साथ साथ महीने 2 महीने का वेतन दिया और साथ में से कंपनसेशन दिया कितना? 50,000। नेक्स्ट, इसको मैं पढ़ देता हूं, आप देखें। कंपनी ने इस वर्ष 30,000 रुपए का लाभांश बांटा। कंपनी ने इस वर्ष 30,000 रुपए का लाभांश बांटा। इस कंपनी ने अपने अंशधारियों को 30,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। 75 रुपीज, 75,000 रुपए का अग्रिम कर जमा कराया। कंपनी ने कितना लाभांश बांटा है? 30,000 रुपए, 30,000, और 75,000 रुपए का अग्रिम कर जमा कराया। मैं सोचता हूं मेरे बोलने पर आप लोगों ने लिख लिया होगा। और लास्ट में है कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिए। कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिए। यस, मैंने अपने पिछले अनुभव से देखा कि हम 2 सवाल कर नहीं पाते हैं जब हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो मैं केवल आज आपको यही एक सवाल करवा रहा हूं। और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि जितने मैक्सिमम पॉइंट्स रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकते हैं उन सबको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। कभी समय मिला, अवसर मिला तो मैं आपको इसके सवाल करवाऊंगा। अभी अपन एक सवाल कर रहे हैं, अब इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। मैं समझता हूं नोट कर लिया आप लोगों ने। रुकूं क्या मैं? और चलिए 1 मिनट और लीजिएगा, फटाफट नहीं लिख लें आप। ओके, हम आते हैं इसका सॉल्यूशन पे। सबसे पहले आपको हेडिंग देना चाहिए हर प्रश्न का। इसका भी हेडिंग हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ। हम सीधे ग्रॉस टोटल इनकम नहीं निकाल रहे हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? पहले किसी भी कंपनी की व्यवसाय की आय निकालें, क्योंकि उसमें समायोजन, एडजस्टमेंट काफी रहते हैं। बिजनेस इनकम आपकी निकल गई, मतलब 90% आपका काम हो चुका, और बाद में फिर ग्रॉस टोटल इनकम, फिर टोटल इनकम, देन टोटल टैक्स। ओके, तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं? इस कंपनी की व्यापार शीर्षक में आय कितनी है। तो कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2014-2015।
क्या मानना, सबसे पहले आपको बताया था कि कंपनी ने अपने लाभानी खाते में जो लाभ दिखाया है उसको आप बेस मान लें। तो देखें आप कितना लाभ है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,25,322। आप क्वेश्चन का पहली लाइन देखें, क्या दिया इसमें। प्रश्न की पहली लाइन में दिया है ना, एक कंपनी के लाभानी खाते में 2,25,322 रुपए का लाभ दिखाया है ना। क्वेश्चन आप साथ साथ देखते जाएं अपन। अब पहली स्टेप हमारी क्या है, कंपनी के जो तथ्य प्रकट हुए हैं उनमें से जो डिसअलाउड नेचर के एक्सपेंडिचर हैं उसे आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हेडिंग होगा आपका एड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। क्लियर। अब मैं सारे एक एक ना बता करके, ये इतने सारे डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हैं, आप सब एक साथ ना लिखें, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। आप देखें पहला पॉइंट क्या है, आपके नोटबुक में देखें आप, है ना। स्पीकर आपके, माइक आप अपने पास रख लें, नहीं आए तो आप मुझसे तुरंत पूछें। पहला पॉइंट क्या दिया है, मैं खुद पढ़ता हूं, मेरे पास जो प्रश्न उसमें से आप भी देखें आपकी किताब में, आपकी नोटबुक में। वर्ष का स्वीकृत हाथ 24,000 रुपए था, संचय 30,000 का किया। अब बात यहां पर आई तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स में क्या किया है, अब इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है, उसका हम क्या बनाते हैं, ब्लॉक, और उस ब्लॉक की रिटन डाउन वैल्यू निकाली जाती है। क्लियर। और आयकर अधिनियम में उन पर स्पेसिफिक रेट्स दी हुई हैं। तो उन्होंने कहा स्वीकृत हाथ कितना था आयकर के हिसाब से, 24,000 रुपए। कंपनी ने कितना चार्ज किया है, 30,000। कितना अधिक किया, 6,000। तो एक तो क्या हो गया आपका डिसअलाउड एक्सपेंडिचर में आपने लिखा नंबर 1 एक्सेस डेप्रीसिएशन। अब आप लिखें इसको नंबर 1, समझ में आता जाए लिखते जाएं, नहीं आए माइक लें और मुझसे पूछें। एक्सेस डेप्रीसिएशन, कितना एक्सेस हुआ, 24,000 कंपनी को घटाना थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में प्रोविजन कितना कर रखा, 30,000 का। कितना ज्यादा किया था, 6,000। तो 6,000 क्या हो गया, डिसअलाउड। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखें आपका सवाल का, सेकंड पॉइंट में क्या नोट है। यस, मैं देख रहा हूं आप में से कुछ लोग काफी पलट रहे हैं आपकी, बिल्कुल यही सही प्रैक्टिस है सवाल को करने की। सेकंड पॉइंट है, मैं खुद पढ़ रहा हूं, कानूनी व्ययों में 8,000 रुपए ऐसे हैं जो प्रबंध संचालक के विरुद्ध चल रही कानूनी कार्यवाही से संबंधित है। आपको क्या ध्यान में रखना है, हमारा अकाउंट्स क्या बताता, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग है ना। व्यापार में से व्यापार के खर्चे कम होंगे, व्यापारी के खर्चे कम नहीं होंगे। क्लियर। तो इसने क्या करा, ये संचालक के व्यय कंपनी के लाभानी खाते में डेबिट कर दिए। और क्या बोला है वो, कंपनी के ऊपर भी कई कानूनी व्यय हो सकते हैं, जाना ही पड़ेगा, किसी ने दावा ठोक दिया, हम देख रहे हैं क्षतिपूर्ति दिए, 2-3 प्रश्न आए इसके अंदर, 2-3 बातें आई हैं। तो ये जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो 8,000 रुपए के डिसअलाउड हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्सनल हैं, कंपनी के नहीं है। तो हमने लिख दिया लीगल एक्सपेंसेस 8,000। तीसरा पॉइंट देखें आप, क्या है तीसरा पॉइंट, वेतन में 1,14,000 रुपए ऐसे हैं जो मुख्य प्रबंधक के वेतन एवं सुविधाओं पर व्यय किए गए हैं। यह स्वीकृत व्यय है, मुख्य प्रबंधक को वेतन मिलेगा, सुविधाएं मिलेगा। शर्त यह है कि कंपनी और मुख्य प्रबंधक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के हिसाब से वास्तव में वेतन दिया गया हो, तो क्या हो जाएगा, वो स्वीकृत। तो इसलिए इसका कुछ नहीं करना आपको। क्या लिखा हमने, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। ये अलाउड था, घटा रखा है, ठीक घटा रखा है। नेक्स्ट देखें आप, विज्ञापन में 5,000 रुपए पूंजीगत प्रकृति के हैं। व्यवसाय की आय में से व्यवसाय के व्यय होंगे जो व्यावसायिक प्रकृति के हैं। अगर वो कैपिटल नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के नहीं है, तो माइनस नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। तो यहां हमने लिख दिया नंबर 3 एडवर्टीजमेंट 5,000। ओके। नेक्स्ट देखें आप,
नेक्स्ट है, एक व्यावसायिक अनुबंध भंग की क्षतिपूर्ति कितनी? 9,000 रुपए कंपनी के ऊपर इंपोज हुई है। कंपनी किसी से कांटेक्ट किया होगा, उसे पूरा नहीं कर रही है तो क्या देना पड़ेगा? क्षतिपूर्ति। इसलिए मान्य शर्तों के हिसाब से है, यह स्वीकृत व्यय है। नेक्स्ट है फिर आपका सामान्य व्ययों में प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान 8,000 रुपए, राजनीतिक दल को चंदा कितना? 7,000 रुपए। सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंडिचर क्या है? अलाउड एक्सपेंडिचर है, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस में ये 15,000 के ऐसे व्यय हैं जो डिसअलाउड हैं। ये अलग बात है कि इनके ऊपर उसे क्या मिलेगी? बाद में कटौती मिलेगी, उसको उस वक्त देखेंगे। अभी क्या करना पड़ेगा आपको? डिसअलाउड है तो जोड़ना पड़ेगा। तो डोनेशन 8,000 प्लस 7,000 तो 15,000 का क्या हुआ? ये डिसअलाउड एक्सपेंडिचर था, ये हमने क्या करा? जोड़ दिया। नेक्स्ट देखेंगे आप, यात्रा व्ययों में 17,000 रुपए संचालक के पुत्र के इलाज के सम्मिलित हैं। ये फिर व्यक्तिगत व्यय आया, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। संचालक का पुत्र है तो इन व्ययों को किसे वहन करना था? स्वयं संचालक को वहन करना था, कंपनी वहन नहीं करेगी। इसलिए आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर 17,000 डिसअलाउड एक्सपेंडिचर जोड़ दिया। तो टोटल कितना हो गया? ये 51। इसके आगे के जो दे रखे हैं, भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश, इसको हम बाद में देखते हैं। एक कर्मचारी को सेवा मुक्त करने की क्षतिपूर्ति, ये व्यापार के हित में किया गया व्यय है, इसलिए क्या है? ये स्वीकृत व्यय है। तो इतने सारे जो थे वो क्या? डिसअलाउड एक्सपेंडिचर थे, इनको हमने जोड़ दिया तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया? 2,76,322। फिर इसमें से मैंने आपको बताया कि स्वीकृत व्यय कम करना है। ऐसा कोई व्यय नहीं था जो स्वीकृत हो और कंपनी ने ना घटाया हो, तो इसकी आवश्यकता नहीं हुई। फिर थर्ड स्टेप आती है ऐसी आय जो टैक्सेबल है लेकिन बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर कौन सा है? 8। भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश कितना? 20,000। ये उसने व्यापार की आय में शामिल कर लिया, जो नहीं होना चाहिए। तो हमने वापस क्या करा? लेस इनकम फ्रॉम अदर हेड डिविडेंड 20,000 माइनस कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि बिजनेस की इनकम कितनी कहलाएगी? उसकी 2,56,322। उसका लाभानी खाते में कितना बता रहा था? वो 2,25,322। लेकिन हमने आयकर के नियमों के हिसाब से निकाला तो उसकी बिजनेस इनकम कितनी है? 2,56,322। ओके, अब आपको दूसरी स्टेप में लेना ग्रास टोटल इनकम। मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अभी मैं देख रहा हूं कुछ स्टूडेंट नोट कर रहे हैं, कुछ नोट कर चुके हैं। चलिए, अब आप बना लें स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। कौन कौन से हेड से है कंपनी को आए? एक तो लिखा अपन ने इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो अभी आपने कैलकुलेट किया, वो कितना आया? 2,56,322। इसके बाद फिर मकान से आय नहीं है, कैपिटल गेन से आय नहीं है, अदर सोर्सेज है, तो आप लिख दें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन वो भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश है, तो लाभांश क्या है? प्राप्त करने वाले करदाता के लिए एग्जम्प्ट है, तो आप इसको बताएं जरूर। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ब्रैकेट में एग्जम्प्ट, अमाउंट के अंदर डैश। तो कितना होगी इसकी ग्रॉस टोटल इनकम? 2,56,322। अगर यही डिविडेंड विदेशी कंपनी से होता तो क्या करता? हम इसे जोड़ देते। क्लियर? चलिए, अब डिडक्शन दे देते हम। 2 डिडक्शन देना है। एक तो क्या है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसने कितना दिया है? 8,000 रुपए का दान दिया है। 80 जी आपने पढ़ा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान बिना सीमा वाला दान है, जितनी राशि दी है पूरा एग्जम्प्ट, और एट द रेट ऑफ कितना? 100%। तो हमने 100% से कटौती दे दी और लिख दिया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड एट द रेट ऑफ 100%। कितना हो गया? ये 8,000। और राजनीतिक दल को जो उसने 7,000 का चंदा दिया, इस पर हम कौन सी कटौती देते हैं? 80GG। तो टोटल इसे जो कटौती मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 15,000 की। तो 15,000 की कटौती देने के बाद कंपनी की जो टोटल इनकम आएगी वो कितनी कहलाएगी? 2,41,322। ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा जल्दी से आपका समय कंप्लीट हो रहा है। ये इसके हम टैक्स की गणना कर लेते हैं इसके ऊपर। नोट किया आपने? ओके। हाँ, ये 10-10 की फिगर में आपकी क्या होती है? राउंड ऑफ भी होती है। 2,41,322 है तो कितना रहेगा? 5 या 5 से अधिक है तो उसको क्या मान लेंगे आप? पूरे रुपए तक ले जाएंगे, और 5 से कम है तो छोड़ देंगे।
जैसे 322 है तो 320 तक राउंड होगा, और 326 होता तो कहां जाता, 330 जाता। ये आपको ध्यान में रखने का है। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय द कंपनी। क्या करना आपको इसमें, कंपनी के पास वो तो है ही नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? नहीं है, केवल बिजनेस की इनकम है। तो आपने एट द रेट ऑफ 30% से फ्लैट रेट से क्या निकाल दिया, टैक्स कैलकुलेट कर दिया। तो लिख भी दिया एट द रेट ऑफ 30% ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹241,320। इस पर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 72,396। कंपनी की इनकम 1 करोड़ से कम है, इसलिए कोई सरचार्ज कंपनी पे नहीं करेगी, लेकिन 3% एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। तो आप जोड़ दें, एड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 3% ऑन ₹72,396 पर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,172। तो टोटल टैक्स जो कंपनी का है वो कितना हो जाएगा, 74,568। क्लियर? और इसके अंदर जो कंपनी को मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया, 16.995% क्या देना है, कंपनी ने जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है। कितना डिविडेंड पे किया है, 30,000। पढ़ें आप पॉइंट नंबर जी। तो ये कितना हो जाएगा, 30% से 16.995% से 5,099 रुपए। तो टोटल टैक्स आ गया 79,667। और उस पर जो कंपनी ने एडवांस टैक्स पे किया है वो आप माइनस कर देंगे। तो अब जो कंपनी को टोटल टैक्स पे करना है वो कितना है, 4,667 रुपए की लायबिलिटी कंपनी के ओर है जो उसे देना पड़ेगी। और जब इसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ के अंदर कितना हो जाएगा, 4,670। क्लियर? तो ये सवाल आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैंने आपसे वैसे बोला था कि आप सवाल के साथ साथ मुझसे पूछ सकते थे, पर फिर भी यदि कोई क्यूरीज हो तो आप 1 मिनट के अंदर पूछ लें। आपका नेक्स्ट लेक्चर प्रारंभ होने वाला है और मेरा लगभग समय समाप्त हो चुका है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने आपके पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताए हैं, वही हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर ये बुक उपलब्ध है। जो मैंने आपको समझाया है उसका रेफरेंस। और लास्ट में आप सब लोगों को धन्यवाद, विभाग को भी धन्यवाद कि एक अवसर दिया। और यहाँ जो हमारे तकनीकी कर्मचारी हैं उन्होंने, उनके सहयोग से निर्बाध रूप से मैं आपसे 50-55 मिनट तक बात कर सका। यदि आपकी कोई क्यूरीज है तो आप मुझे इस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप सिर्फ बता दें कि मैं वर्चुअल क्लास से बोल रहा हूं, तो आप ये मेरे लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर हैं। और अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो यह मेरा ईमेल आईडी है। मुझे पसंद था।